मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां, शिक्षिका गृह विज्ञान, पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं लेसन 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर आपके सामने चर्चा करूंगी। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग थ्योरी का होता है, जो 75 मार्क्स का होता है, और दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल का होता है, जो 25 मार्क्स का होता है। अब हम लोग देखेंगे 75 मार्क्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, जिस हिसाब से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और दूसरा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इसकी संख्या होती है 7 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, जिस हिसाब से 14 नंबर के हो गए। और तीसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, जिस हिसाब से आपका 27 मार्क्स का हो गया। और चौथा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, जो 10 नंबर के हो गए, और 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर के होते हैं, इस हिसाब से 16 मार्क्स के हो गए। अब टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसी टाइप का प्रत्येक वर्ष बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब इसमें क्या क्या होता है, आपका थोड़ा कुकिंग कराया जाता है, आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपका फाइल बनाना होता है, फिर उसके बाद आपका दाग धब्बे छुड़ाना, सिलाई से संबंधित कुछ पूछे जाते हैं और कुछ ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से ये आपके 25 मार्क्स के प्रश्न हो गए। टोटल हमारा 100 नंबर कंप्लीट हुआ। बच्चों, अब हम जानते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लेसन 1 जो हम लोग शिशु की वृद्धि एवं विकास के बारे में जाने थे, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 8 क्वेश्चन आपके होते हैं वैकल्पिक, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने नोट किया है, जो आपके समक्ष मैं बताना चाहती हूँ। पहला है बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं। इसके बारे में बच्चों हमने आपको बताया था कि बच्चों के अस्थायी दांत 20 होते हैं। दूसरा है जन्म के समय शिशु का औसत वजन क्या होता है, यानी बच्चों का भार जन्म के समय कितना होता है। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको पाउंड में बताया था, उस हिसाब से बच्चों का, कुछ बच्चों का होता है थोड़ा कम वजन होता है, कुछ बच्चों का अधिक भी होता है। तो उस हिसाब से हम लोग एवरेज में लेके चलते हैं, 2.5 से 3.5 kg का वजन होता है। फिर तीसरा, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, यानी बिना किसी सपोर्ट के बच्चा किस मंथ में खड़ा हो सकता है, 9 से 12 महीने में। फिर वृद्धि से अभिप्राय क्या है, यानी वृद्धि का अर्थ। इसके बारे में बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि वृद्धि क्या है, एक संकुचित प्रत्यय है और उसका क्या होता है कि दायरा सीमित होता है और एक समय सीमा के बाद वृद्धि कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, किस विकास के अंदर रखते हैं, संख्यात्मक विकास, यानी इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं कहाँ कहाँ वृद्धि होती है। उसी तरह से है कि विकास के अभिप्राय क्या है, विकास का अर्थ क्या है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपका था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सही होता है जिसको आपको टिक करना पड़ता है। फिर उसके बाद है 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 3-3 नंबर के, फिर 5 नंबर के, फिर 8 नंबर के। तो उन प्रश्नों के लिए मैंने कुछ प्रश्न नोट किया है। वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल पिछली कक्षा में बताया था कि वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। फिर है 3 वर्ष के बालक की औसत लंबाई क्या होती है, यानी 3 वर्ष का बच्चा कितना लंबा होता है एवरेज में। तो बालकों का क्या होता है 3 फीट 1 इंच और बालिकाओं का 3 फीट। फिर है बच्चों में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। जैसे जैसे वो लोगों के संपर्क में आता है, बहुत सी क्रियाओं को सीखता है और उसके अंदर सामाजिक गुण का समावेश होता जाता है।
फिर है बच्चों में मानसिक विकास कैसे होता है। मानसिक विकास का भी यही है कि जब बच्चा जन्म लेता है कोरी स्लेट के समान होता है। जैसे जैसे वो क्रियात्मक विकास करता है, क्रियाओं को सीखता है, लोगों के संपर्क में आता है, उसका मस्तिष्क का भी विकास होता जाता है। फिर है क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है। क्रियात्मक विकास, जैसे इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है बच्चों की क्रिया यानी काम, क्योंकि क्रिया एक ऐसा चीज है कि इंसान अगर क्रियात्मक विकास ना करे या क्रिया ना करे तो उसका शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। क्रियात्मक विकास से बच्चों का मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, उसको अपने शरीर पर, मस्तिष्क पर कंट्रोल हासिल होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों कि बालक के शारीरिक अनुपात का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में डिटेल से बताया था कि बच्चों का शारीरिक अनुपात किस किस प्रकार से होता है, यानी सिर का अनुपात कैसे होता है, धड़ का क्या होता है, फिर हाथों और पैरों का। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि बच्चों का विकास सिर से लेकर पैरों की तरफ होती है, तो सबसे बड़ा शुरुआत में बच्चों का सिर होता है। सिर की अपेक्षा चेहरा छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसका सिर का भाग जो होता है कम होता है और चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी तरह से धड़ का भी होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जितना धड़ का लंबाई होता है 6 वर्ष में उसका दूना हो जाता है। उसी तरह से फिर पैरों और हाथों का है कि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय हाथ छोटे छोटे होते हैं, कोमल होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके हाथों और पैरों का विकास भी होता जाता है। फिर है आते हैं हम लोग बच्चों शैशवावस्था में शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं। शारीरिक विकास के बारे में भी आप लोगों को मैंने डिटेल बताया था कि शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। बच्चों की लंबाई, बच्चों का भार, दांतों का विकास, भाषा का विकास, इन सब का विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। और आप लोगों को मैं ये प्रश्न बता रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास काफी समय है, आप लोग जो कक्षा में पढ़े हैं इन प्रश्नों का जवाब खुद से आप लिखने का प्रयास करें। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए इन प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखने का प्रयास करें। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल बताया था कि वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के अनुरूप ही हमारा वृद्धि और विकास होता है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपके सामने वर्णन करना चाहती हूँ, पॉइंट बता रही हूँ और इसका एक्सप्लेन आपको खुद से करना है। पहला है विकास अवस्थानुसार होता है। दूसरा परिपक्वता और अधिगम के परिणाम से विकास होता है। तीसरा विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी है। विकास का निश्चित क्रम होता है। पांचवा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। छठा है विकास के प्रतिमानों में स्थिरता रहती है। सातवां है संतुलन और असंतुलन की प्रावस्थाएं। आठवां है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बच्चों मैंने ये एक तरह का आपका रिवीजन मैंने करा दिया और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर खुद से आप बनाने का प्रयास करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप देख सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और जिन प्रश्नों का मैंने यहाँ डिस्कस किया है उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का आपको प्रयास करना है। और अगले सेशन में मैं लेसन नंबर 2 आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेसन नंबर 2 आपको पढ़ करके पूरी अच्छी तरह से रीड करके आना है और मैं उस पर चर्चा करूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।